बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को तलब कर लिया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर इजलास में गौर किया जाएगा। पीटीआई का वफ्द आज मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात करेगा, जबकि एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात 26 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। क्या मुस्लिम लीग नून जो है पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकेगी? तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं जी, वो तबादले ट्रांसफ़र्स मर्ज़ी के होने चाहिए और मर्ज़ी के नहीं होने चाहिए, इसके अलावा और कोई क्या होंगे इश्यूज़। असल जो एक अफसोसनाक ख़बर है वो ये है कि जो कच्चे का जो इलाका है वहाँ पे रहीम यार ख़ान, कच्चे का इलाका वैसे सिंध और पंजाब दोनों तरफ एक बहुत बड़ा एक इलाका है, तो वहाँ पे 12 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। 5, एक ख़बर ये थी 7, एक है 5 वो लापता हैं, और उनकी गाड़ियों पे रॉकेट लॉन्चर फायर हुए, और उस मतलब वो गाड़ियाँ जो हैं वो बारिश के पानी में फंसी हुई थी, तो चारों तरफ से उनको घेरा। 25 के करीब मुसल्लह डाकुओं ने शदीद ज़ख्मी कर दिया, और वहाँ पे एक कैंप बनाया हुआ था पुलिस ने माछा के इलाके में जी। तो 11 तो मौके पे शहीद हो गए, एक अस्पताल में शहीद हुए, और 3 की हालत तशवीशनाक है, और 5 जो हैं वो ऑफिशियल बताया जा रहा है कि 5 एहलकार लापता हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये एक पूरी इंडस्ट्री है। कच्चे के डाकू जो हैं ये एक पूरी इंडस्ट्री है। ये जो ज़मीन है ये एक तो फॉरेस्ट, आपको पता है कि किसी भी मुल्क के लिए कितना इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट होना, जंगलात का होना। फिर यह है कि यहाँ पे पानी आता है तो यहाँ पे ख़ास किस्म की फसलें उगती हैं वो, लेकिन ये काश्त यहाँ पे होती है बाकायदा। ज़ाहिर जंगल है तो फॉरेस्ट है तो ये तो नहीं कि, और यहाँ पर जो है वो जो लोग यरगमाल बनाए जाते हैं उनको छोड़ने के लिए पेमेंट्स जो हैं वो फिर मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी होती हैं और मुल्क से बाहर भी होती हैं, और उनको मुख्तलिफ शख्सियात की जो नीचे की सतह से आप शुरू करें, ये पुलिस एहलकार तो हर उसमें बेचारे दरमियान में आ जाते हैं, और ये क्रॉस फायर में, ये मैं बात कर रहा हूँ एक ख़ास, और फिर उसके बाद इसमें सियासी और गैर सियासी शख्सियात जो हैं वो, ये इसमें पहले भी एक ऑपरेशन, कई दफ़ा ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन हर दफ़ा जो है वो कोई ना कोई उसमें ऐसी वजह आती है कि जिसकी वजह से वो रुक जाता है ऑपरेशन। एक दफ़ा तो ये मेरे ख्याल से ये छोटू गैंग जो था वो भी आया था बड़ा, उस वक्त भी पुलिस एहलकार जो थे वो शहीद हो गए थे, फिर फ़ौज की तरफ से भी वहाँ पे भेजा गया था, लेकिन फिर वो पॉलिटिकल मामलात दरमियान में, पॉलिटिकल टर्मोइल, ये वो सारा, तो वो कहते हैं ना वो क्लोजर नहीं हो सका, जिसको मैं कहता हूँ ना, क्लोजर नहीं हो सका, और वो उसके नतीजे में हुआ कि वो जो बच जाते हैं फिर वो दोबारा निकल के आते हैं, और वो पहले से भी ज़्यादा फिर जो है वो ताकतवर से ताकतवर। अब ये इतना अरबों रुपया जो है वो हम देते हैं ये तरक्याती स्कीमों पे, पुल बनेंगे तो एक ही सड़क बार बार बनेगी तो एक ही पुल बार बार बनेगा, वहाँ जाके देखें तो वहाँ पे कुछ और निकलता है। अगर इतने अरब रुपया इस मुल्क पे लग चुका होता पिछले 75 सालों में, अरब क्या इतने खरबों खरब ट्रिलियंस लग चुके होते तो ये सूरत हाल होती। अब आप मुझे बताएं कि क्या इमेज जा रहा है कि जी कच्चे के डाकू, मतलब उन्हें पुलिस एहलकार शहीद कर दी। पुलिस यानी जो पुलिस जो है जिसको जदीद तरीन, जिसके पास असला होना चाहिए, जदीद तरीन पुलिस तो आपकी पहली फ्रंट लाइन है ना। पुलिस तो यानी
कोई हंगामा हो, कोई कुछ हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो किसी इलाके में, कोई तो सबसे पहले पुलिस वाले बेचारे जो हैं वो बारिशें हों ये उनकी ड्यूटियां लग जाती हैं, तो वो तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी। तो उनको जो है, और मैं आपको बताऊं ये जब रेंजर्स का ऑपरेशन भी हो रहा था ना, तो ये हमारे ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। ठीक है, मतलब है कि कोई बराह करम मुझे ये बताए कि ये डाकू जो आपस में बातें करते हैं तो इनकी टेलीफोन कॉलें क्यों नहीं टैप होती? ये भी तो आपस में बातें करते होंगे ना, तो इनकी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो क्यों नहीं टैप होती? मतलब ये, और मैंने आपसे कहा ना इतने बासर हैं, इनकी उठा के ले जाते हैं पुलिस एहलकारों को, अफसरान को, और उसके बाद इनकी पेमेंट्स भी बाहर होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज, अच्छा वहाँ आज मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी इस मामले पे, कोई बड़ी बात की जाएगी पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, लेकिन मोहसिन नकवी साहब हमें नज़र आए, वही रहीम मियां खान पहुँचे और वही जो है वो जो शोदा के जो नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की। तो अब मसला ये है कि इसकी ज़िम्मेदारी सिंध लेगा, पंजाब लेगा, दोनों जो है वो लेंगे। ये काम तो नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ये तो सूबाई इशू है। तो मोहसिन नकवी साहब तो यहाँ से गए इसलिए कि वो जाहिर है, मतलब है कि अब कोई तो नुमाइंदगी होती, कोई तो जाता, लेकिन ये तो एक सूबों का इशू है। तो बराह करम जो तरक्याती बजट्स हैं उसको अगर कम करके और यहाँ पर एक मैसिव ऑपरेशन जो सिंध और पंजाब दोनों की पुलिस करे, और अपने साथ वो अगर ज़रूरत हो तो वो रेंजर्स को या किसी को कहें कि हमें हेल्प करे, लेकिन पुलिस इतनी, अगर उनको आप मुकम्मल असलहा और ये सारी रिसोर्सेज दे दें तो वो पुलिस भी कर सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था ना, छोटू गैंग के वक्त शायद ऊपर से यानी फौज ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, हेलीकॉप्टर्स वगैरह से भी ऊपर। तो इस तरह की ये बड़ी अजीब बात है। ये तो बड़ी तादाद में शहादतें हो गई, तो ये नज़र आ गया। आप देखते हैं हर दूसरे तीसरे दिन ये अपनी वीडियो टिकटॉक, ये नाच रहे होते हैं, ये वहाँ पे बैठे होते हैं, अच्छा ये जंजीरों से बांध के उन्होंने बैठाया होता है लोगों को। तो ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, और बिल्कुल यानी मुल्क के अंदर दरमियान में सिंध और पंजाब के उसमें तो ये, और मैंने कहा इंडस्ट्री है पूरी, इनकी पेमेंट्स और फिर आगे पीछे इनके बहुत जो है ना वो माफिया। ठीक है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला शोदा के दर्जात बुलंद फरमाए। और इंतहाई दुख होता है कि जब ये हमारे फ्रंट लाइन पे देखें ना, ये वो पहले उनकी गाड़ियाँ फंस गई उसमें पानी में, फिर उतरे हैं, फिर मतलब बहुत बहुत अफसोस, बहुत अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। और यहाँ पे कभी मुजाहरे हैं, कभी कुछ हैं, कभी वीवीआईपी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, कभी 4-4 दिन 5-5 दिन तक इनकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, फिर ये लोग पत्थर भी इनको, डंडे भी इनको मार रहे होते हैं, फिर गालियाँ भी खा रहे होते हैं ये बेचारे। तो पुलिस को जो है ना, जब मतलब सडल साहब की वो पुलिस रिफॉर्म्स होनी थी, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बनाई थी रिपोर्ट, लेकिन ये है कि वो नहीं उस पर अमल दरामद हो सका शुएब सडल साहब की बदकिस्मती के साथ। और ये बस अब देखें क्या होता है आने वाले दिनों में। 2-3 बातें बड़ी अहम, ये नहीं चल पा रहा सिस्टम जो है ना, ये कोलैप्स है टोटल। इसको धक्के मार के इसको जैसे जो मर्जी इसको करिए, बिल्कुल इस वक्त जो है ना बिल्कुल अजीब से उसमें जगह पे खड़ा हो गया पूरा का पूरा सिस्टम, कि जहाँ पर हम जो कानून जिन्होंने हिफाजत हमारी करनी है उनको डाकू मार के जा रहे हैं। ठीक है, तो और उनके पास जदीद असला है डाकुओं के पास। तो ये जो है, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि तो ये देखें आगे, आज तो बहुत ही किसी और सियासी बात करने को दिल नहीं चाह रहा। वो IMF की शायद को मुतबादिल देखा जा रहा है कि कहीं से वो मिल जाएं पैसे, तो उसके बाद IMF के अलग प्लान में जाएं। और IPPs का भी कुछ नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि एकदम से हम ख़त्म नहीं कर सकते, हुकूमत कह रही है मुआहदे ख़त्म नहीं कर सकते IPPs के। तो ये बहुत सारे इश्यूज जो हैं एक साथ खड़े हैं। ये मुझे बताइए मैन मेड क्राइसिस नहीं है क्या? डाकू कच्चे के डाकू, ये क्या
मतलब किसी दुश्मन मुल्क की साजिश है कि उन्होंने कच्चे के डाकू बिठा दिए इलाके। ये यहाँ के उचक्के हैं, इनको पकड़ के एक दफ़ा ख़त्म करके पूरा इलाका साफ करें, जो मर्जी करें उस इलाके में बॉम्बिंग कर दें डाकुओं पे, जो मर्जी करें, ख़त्म करें, जान चुराएं। मतलब इनसे क्या, इनको क्या, डाकू बैठे हैं, पुलिस वालों को शहीद कर किए जा रहे हैं। अरे तो ये तो कोई बात ही ना हुई। तो बहरहाल, अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि कैमला हैरिस को मुबारक हो, वो नॉमिनी हो गई डेमोक्रेट्स की। अच्छा, हुई कैसे हैं, ये भी बड़ा कमाल है। जमहूरियत को सलाम है वैसे, ये हुई कैसे हैं? डेलीगेट्स ने तो किया नहीं, बस हो गया। वो डेलीगेट्स देखे ना, वो तो बाइडेन ने इनको कर दिया, ये आ गई शिकागो में, लोगों ने कहा आप कबूल करें, इन्होंने कहा मुझे कबूल है। ओ भाई, मतलब हो गया, बस हो जाती है ना चीज़ें, तो हो जाती हैं, वरना तो एक पूरा प्रोसेस होता है ना। डेलीगेट्स आते हैं, वो वोटिंग होती है रियासतों से आगे, वो फिर 10 बरदार होते हैं सारे, वो इनको ये बस हो गए, इन्होंने कहा मेरे वाइस प्रेसिडेंट वो भी हो गए, मतलब एक बस हो गया ठीक है, नजरिया ज़रूरत हर जगह चलता है। तो बहरहाल ये इनको मुबारक हो, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी हो गई और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और अब ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ पे सदारती कैंपेन जो है शुरू हो गई अमेरिका में। उसके साथ ही जो इन्होंने अपनी स्पीच में बैलेंस किया कि हम फ़लस्तीन के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन साथ ही बाइडेन की जैसे अमेरिका की पॉलिसी है कि उन्होंने कहा कि भाई इसराइल की भी सिक्योरिटी करेंगे, लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के मंदूब हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो नज़र आ रहा है अभी भी कि ये मुआहदा जो है ये हो जाएगा, जो सीज़ फायर मुआहदा है प्रेसिडेंट बाइडेन वाला, ये हो जाएगा। अच्छा, ये मुआहदा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मतलब ये अभी तक सिस्कियाँ ले रहा है, इसमें किसी वक्त भी एक रूज, या तो ये मर जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार, जंग क्या तो कत्ले आम है, वो क्या रुख इख्तियार करती है दुनिया उसके बाद मैं नहीं जानता। लेकिन ये है कि जो डेलीगेट्स हैं, यानी वफूद, मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया, ठीक है ना, ये सारे, और उसके बाद इजिप्ट के जो ज़ाहिर है कि वहीं इजिप्ट के, तो ये सारे इजिप्ट में मौजूद हैं, अमेरिकन भी मौजूद हैं। और इतवार को, यानी परसों इतवार के रोज़ जो है वो वहाँ पे दोबारा विलियम बर्न्स पहुँच रहे हैं, CIA चीफ, और उसके साथ ही, अब इसकी एलामिया नहीं है तो मैं सिर्फ अपनी सोर्सेज के ऊपर ही बात कर सकता हूँ, उसके साथ ही जो कतर के वज़ीर आज़म और वली अहद हैं वो भी पहुँचेंगे वहाँ पे काहिरा, लेकिन वो हो सकता है ईरान से होते हुए जाएँ। तो अभी ये इतवार का जो परसों का रोज़ है, तो ये कल रात को वहाँ पर गुफ्तगू इनकी हुई है काफ़ी लंबी, और उसमें दो तीन मामला अटके हुए हैं। एक तो ये है कि जो रफ़ा की सरहद है, रफ़ा क्रॉसिंग जो है, क्या वहाँ पे इसराइल की फ़ौज रहेगी या नहीं रहेगी। ये तो बिल्कुल ही ऐसा है कि इजिप्ट ने कहा कि यहाँ पर हम टावर्स बना देते हैं, इसराइल ने कहा हम टावर्स बनाएंगे, यहाँ पे 8 टावर्स बना देंगे, उसको इजिप्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये काहिरा में टीम आ गई थी, मोसाद के चीफ भी काहिरा में थे, तो उनकी बात हुई। फिर उन्होंने आज जो है ये कहा है कि हम याहिया सिनवर को भेजेंगे मुसव्वदा, और याहिया सिनवर से जाहिर है कि वहाँ तक कैसे जाता है, वापस कैसे आता है, वो एक पूरा सिस्टम है, तो उसमें एक टाइम लगता है। और वो जो इजिप्ट का ही कहना है कि हम देखते हैं, और ना तो वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर के ऊपर कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, और ना ही जो दरमियान में जो ये बात हुई थी कि जी ये नज़रिम का जो कॉरिडोर है जहाँ पे फ़ौज आके बैठ गई है दरमियान में, जो कल भी बात हुई थी कि सलाउद्दीन, शार सलाउद्दीन और शार राशिद, जो कि ऐसे लंबी आती हैं नॉर्थ साउथ, उनको ये क्रॉस करते हुए वेस्ट ईस्ट जो है ये एक फ़ौज आके बैठ गई है। तो इसके ऊपर अब फाइनल जो मुज़ाकरात होने हैं वो परसों होने हैं, यानी इतवार के रोज़ जो है वो अभी तक जो इतलाता हूँ, CIA चीफ, मोसाद चीफ, शिन बेत के चीफ, इसराइल की फ़ौज के चीफ, कतर, और इसमें इजिप्ट में तो ये हो रहा है ज़ाहिर है सारा, ये सारे पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ज़हन में रहे कि ये अगर ये नहीं हुआ, मामला नहीं हुआ, तो उसके नतीजे में हालात ख़राब हो जाएंगे, हुकूमतें, बॉर्डर, ये तो कोलैप्स हो सकता है पूरा रीजन, ठीक है ना। ये जो
एक वहाँ पे जब ये 67 की वॉर ख़त्म हुई है ना, तो एक उनके साहब थे एलन करके, तो एक एलन प्लान भी डिस्कस होता है, एलन प्लान। और वो एलन प्लान जो है वो ये है कि ये जो पूरा का पूरा ये जो इलाका है, अगर हम 27 स्लाइड यहाँ पे दिखा दें, जिस किसी ने देखना हो तो फॉर एवर एलन प्लान को देखें। वो ये है, एलन प्लान ये है कि ये पूरा जो मगरबी किनारा है इसकी अक्सरियत जो है एलन प्लान के तहत वो ले ली जाए, वो चली जाए इसराइल के साथ, और छोटा सा इलाका रह जाए जो कि कहलाए जॉर्डन के अंदर, और बाकी सारा जो है वो चला जाए। फॉर एवर एलन प्लान। अच्छा, ये जो फॉर एवर एलन प्लान है ये मतलब इसकी बेसिस है ये, ठीक है ना। और इसकी बेसिस ये है कि ये पूरा जो है वो वहाँ चला जाए, यानी जॉर्डन एक तरह से कोलैप्स हो जाए, मतलब जॉर्डन रहे ना, ठीक है ना, और जॉर्डन जो है वो हिस्सा बन जाए। अच्छा, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये 29 स्लाइड में देखें ना, 2018 में महमूद अब्बास ये एलन प्लान है, ठीक है ना। ये कुछ इलाका जॉर्डन को दे दिया जाए, कुछ इलाका जो है, और दरमियान में एक पट्टी लगा के, मतलब ये एक अजीब सा प्लान है, और इसमें कुछ इलाके जो हैं वो इसराइल के पास चले जाएं, ये वेस्ट बैंक, ठीक है ना, और दरमियान में छोटी सी पट्टी रह जाए जो कि जॉर्डन की हो, और ये इस तरह करके एक प्लान, एलन प्लान जो है वो मौजूद है। और ये ज़हन में रखें कि ये 2018 में फिर दोबारा बात हुई थी, महमूद अब्बास ने कही थी, मैं इसराइल की मीडिया को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि अमेरिका सजेस्ट कर रहा है पीस प्लान बेस्ड ऑन कन्फेडरेशन विद जॉर्डन, ये जॉर्डन के साथ कन्फेडरेशन हो जाए और किसी तरह से वो मिल जाएं, और वो जो है 99% इश्यूज हल हो जाएंगे। और शिन बेत के सरबरा ये कहते हैं कि ये होता है, तो ये जॉर्डन की अपना एक इशू है कि भाई जॉर्डन को ही, मतलब मगरबी के नाम मुझे बताया ना 70,000 तो सेटलर्स हैं, तो उनको कौन उठाएगा। अभी अगर 2 रियासत के हल की तरफ जाते हैं तो ये तो पूरा एलन प्लान ही ना, फॉर एवर एलन प्लान, वो सेटलर्स को बिठा दिया वहाँ, उनको खाली कौन करवाएगा वहाँ से, ठीक है ना। गजा को आप हाल देखें और इधर का हाल देखें मगरबी किनारे का, तो वो ये कि इनको जॉर्डन के साथ जोड़ के तो जॉर्डन इनके हवाले कर दिया जाए, जिसके ऊपर जॉर्डन ने कहा था कि हम पैलेस्टीन नहीं है, हम एक अलग मुल्क हैं। तो एक बड़ा जो है ना सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है इस वक्त। एक बात तो ये होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि तो ये अगले 2-3 रोज़ बहुत अहम है। जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो वही 10 घंटे की ट्रेन उन्होंने ली और वो फिर पहुँचे वॉर्सो से पहुँचे वो केव, और वहाँ जाके उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने बात की कि पीस हम चाहते हैं, कि उन्होंने बल्कि ये जुमला कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम अमन के साथ हैं। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की। लेकिन इस दौरे का मकसद जो है, ना इसके दौरे के नतीजे में कोई अमन होने जा रहा है, ना इस दौरे के नतीजे में कोई किसी भी किस्म, बल्कि इसको इसी तरह से दुनिया ले रही है कि वही एक जो जप्पी उन्होंने डाली, ज़ेलेंस्की को जप्पी डाली, ज़ेलेंस्की को उन्होंने जप्पी डाली, ठीक है ना। और बिल ये देखें, वो प्यूटिन है, ये ज़ेलेंस्की है, बराबर जप्पी टू जप्पी। मैंने आपसे कहा था ना, जप्पी जब तक बराबर नहीं होगी ना, वो दुनिया को पता नहीं, मगरिब को मैसेज, क्योंकि इधर से ज़ेलेंस्की जो थे उन्होंने ये बड़ा सख्त बयान दिया था। ये मैं बोलता हूँ, ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने बयान दिया था बहुत ही सख्त किस्म का, और उन्होंने कहा था कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी जुलाई, ये CNN 8 स्लाइड, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, ज़ेलेंस्की ब्लास्ट मोदी मीटिंग विद पुतिन द सेम डे द रशियन अटैक्स, वहाँ पर हॉस्पिटल पर अटैक हुआ, तो वो पुतिन से गप्पे लगा रहे थे, तो जप्पी मार रहे थे, तो उधर से कॉल आ गई होगी कि जाके जप्पी मार के आओ, एक जप्पी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखें, जप्पी आए, 10 घंटे का ट्रैवल की, जप्पी मारी, वापस आ गए, फायदे से कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ ये कि जाहिर है कि दुनिया को बताना था कि भाई दोनों को जब जप्पी मारता हूँ, और ये अमेरिकन की तरफ जाए, इनका दिल नहीं था, बिल्कुल दिल नहीं था। और ना ये इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इस वक्त ये हो रहा है ना कि वो, मैंने आपसे कहा ना कि वो ईस्टर्न जो ईस्ट है यूक्रेन का, वो निकल गया है, और जो अमेरिकन हैं और बाकी मुल्कों ने भी कह दिया कि ईस्ट यूक्रेन का निकल गया, ठीक है। और वो जो हैं वो इस चक्कर में कि वो साउथ वेस्ट रशिया की तरफ जाएं, तो उनके हाथ से जो है वो काफ़ी इलाका निकल चुका है, और इसको
आज सारे ही मीडिया इस तरह रिपोर्ट कर रहा है, वेस्ट मीडिया। ये अगर मैं 25th स्लाइड अगर दिखाएं हम यहाँ पे, न्यूयॉर्क टाइम्स, रशिया पुशेस फॉरवर्ड इन यूक्रेन्स ईस्ट एज कर्स ऑफेंसिव स्लोज। ऊपर वो ठंडा हो गया है, तो नीचे जो है वो यहाँ पे जो है वो, ये जो हमने काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि ये जो पोक्रोसोफ है यहाँ का इलाका जो है ये निकल जाएगा हाथ से। और इसी को जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट आज का कह रहा है 24th, यूक्रेन चीयर्स पुश इनटू रशिया बट फियर इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द ईस्ट। और गार्डियन कह रहा है कि जी 23rd फाइटिंग हो रही है पॉस्को फ्रंट पे, रशिया क्लेम्स गेंस। ये ऊपर का इलाका जो है वो निकल रहा है सारा। और इसमें जाहिर है कि इस वक्त मैंने आपसे कहा ना, अच्छा प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, प्रेसिडेंट बाइडेन, एक तो ये है कि अब ये इंतज़ार करते हैं इसका कि क्या सामने आती है चीज़ हमारे, ये जो मशरिक़ वुस्ता से क्या खबर आती है, क्या सीज़ फायर होता है नहीं होता। लेकिन ये घमसान की लड़ाई हो रही है हिजबुल्लाह के साथ और लेबनान और यहाँ पे मोर्चा गरम में, तो देखें परसों तक क्या खबर आती है वहाँ पे, क्योंकि CIA चीफ दोबारा आ रहे हैं, जो ब्रेट मैकर्ग हैं वो भी यहीं पे हैं, तो ये सारे लोग यहीं पे मौजूद हैं और किसी तरह सीज़ फायर हो जाए। लेकिन इस दरमियान जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सुलिवन जब से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने, कई दफ़ा इनकी चाइना के लोगों से मुलाकात हुई है, ठीक है ना, रोम में और मेरे ख्याल से बैंकॉक में भी हुई है, कई शहरों में हुई है। लेकिन पहली दफ़ा ये चाइना जा रहे हैं, पहली दफ़ा जैक सुलिवन जा रहे हैं चाइना अगले हफ्ते। ये उनका पहला दौरा होगा एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चाइना का, और वहाँ भी वांग ली से वो मिलेंगे जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं वहाँ पे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये बयान हो रही है कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो चाहते हैं कि वो जो आखिरी 1-2 महीने हैं वो अमेरिका से दूर गुजारें, तो उनके दौरे अरेंज हो रहे हैं पूरी दुनिया में कि क्योंकि वहाँ तो कैमला हैरिस आ गई ना, प्रेसिडेंट बाइडेन क्या करेंगे, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ये मुख्तलिफ मुल्कों के दौरा करें, वहाँ मिलें। और एक मुलाकात की कोशिश हो रही है अगले 2 महीने में शी जिनपिंग के साथ दोबारा हो जाए, प्रेसिडेंट बाइडेन की प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ दोबारा एक मुलाकात की कोशिश हो रही है। और वो कई मुल्कों में, इधर यूरोप में, अफ्रीका, इधर उधर, मतलब वो बाहर ही बाहर हैं, दूर दूर, ठीक है ना। मुझे अच्छी अच्छी खबरें सुनाओ ये वाला फेज़ है उनका कि मुझे दूर रखो, कैमला हैरिस आ रही है, मुझे मत बताओ, ठीक है ना। क्योंकि वो तो देखें ना, वो तो पहला मुबाहिसा तो वो ट्रंप के साथ उन्होंने किया था, दूसरा जो करेंगी वो कैमला हैरिस करेंगी। लेकिन ये जो जैक सुलिवन है, इनके एक भाई हैं, टाइम है अगर 5-7 मिनट हैं तो मैं, इनके एक भाई हैं, उनका नाम है टॉम सुलिवन। वो जो टॉम सुलिवन है वो एंथनी ब्लिंकन की नेशनल सिक्योरिटी टीम के बड़े अहम मेंबर हैं। यानी वो हैं, आप समझें कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसमें वो हैं और एंथनी ब्लिंकन के बड़ा करीब हैं। तो टॉम सुलिवन है, टॉम सुलिवन ने कुछ लोगों से मुलाकात की है, ठीक है। और ये जो है, ये अगर हम दिखाएं यहाँ पे तो ये है 12th स्लाइड, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के भी चंद रोज पहले। अच्छा, टॉम सुलिवन की मुलाकात जो है, और इनके साथ जो टॉम सुलिवन के साथ जो दूसरी शख्सियत इनके साथ थी, माइकल शेफर, वो जो है वो पहले पेंटागन में रहे हैं और अब वो USAID के काफ़ी इम्पोर्टेंट उसके मेंबर हैं, ये पूरा जो एशिया और इधर सारा। अब ये जो मुलाकात हुई है, इसका एलामिया अगर हम देखें 12th स्लाइड, तो टॉम सुलिवन की मुलाकात हुई है किससे? बर्मा के प्रो डेमोक्रेसी और एथनिक स्टेक होल्डर से, ठीक है। टॉम सुलिवन और माइकल शेफर की ये मुलाकात हुई है कहां पे? बर्मा। अच्छा, बर्मा भी कहते हैं और म्यांमार, ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, अभी भी ध्यान में रखें। कोई म्यांमार भी कहते हैं, बर्मा भी कहते हैं, तो ये अमेरिकन बर्मा कहते हैं, जिसके हम लोग भी अक्सर बर्मा ही कह देते हैं कभी। एनीवे, तो ये इनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, अब मुलाकात हुई है तो उसमें नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल और उससे बढ़ के नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के लोगों से हुई है, प्रो डेमोक्रेसी। ये अगर आपको याद हो तो यानी वहां पर ऑंग सान सू की गिर गई थी गवर्नमेंट, रिजल्ट आया था, उसको माना नहीं था, फौजी इनकलाब आ गया था, मतलब बगावत हो गई थी, फौज ने संभाल लिया था सारा, और वो हाउस अरेस्ट हैं, पहले जेल में थी। लेकिन इशू ये है कि जो वहां पर जमहूरियत लाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, उनसे अमेरिकन मिले हैं। असल खबर ये है, ठीक है।
अच्छा, अब उनसे मिले अमेरिकन। इशू ये है कि जो वहां पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, ये नेशनल जो ये अगर हम ये यहाँ पे दिखा सकें अपने नाजरीन को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये मैंने कहा ना कि ये इंडिया को ज़रा, हमारा काम है बात करते रहें और फिर देखें कि ऐसा होता है कि नहीं होता आने वाले दिनों में। देखें, अगर हम 6 स्लाइड देखें ना, तो 1643 1643 किलोमीटर तवील बॉर्डर है। 6 स्लाइड को हम देखें तो ये इंडिया और म्यांमार का, इंडिया और म्यांमार, बांग्लादेश दूर है, ये मैं म्यांमार की बात कर रहा हूं, और बॉर्डर लगता सकता अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यानी उधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, ठीक है। ये दरमियान में, वो सारी रियासतें दरमियान में हैं, यानी इस मैप को इस तरह से देखेंगे तो वो जो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इस तरफ की रियासतें हैं वो बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान है। अब म्यांमार में अमेरिका जमहूरियत लाना चाह रहा है, कितनी दिलचस्प बात है ये, और वो इसलिए लाना चाह रहा है कि म्यांमार का जो एक बहुत बड़ा, अब ये 5th स्लाइड भी देखें तो और में आइडिया हो जाएगा कि म्यांमार का बॉर्डर जो है वो किस तरह से लगता है। नागालैंड, आसाम, ये मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, ये आप देखें ना, ये म्यांमार है इस तरफ येलो, ये इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, दरमियान में ये सारी वो रियासतें हैं, यानी अजीब किस्म का एक सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, अब इसमें जो है, इसमें इशू ये है कि जो बहुत बड़ी तादाद में म्यांमार में ऐसे वहाँ पर सिलसिला है। अगर हम ये लेटेस्ट देखें तो एरिया ऑफ कंट्रोल, फर्स्ट स्लाइड हम देखें तो जो उनकी जो ये फर्स्ट स्लाइड हम देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास मिलिट्री जनता के पास जो फौज, उनके पास इतना इलाका है, और जो रेजिस्टेंस कंट्रोल है उसके पास आप देखें कितना बड़ा इलाका चला गया, और आप ये देखें जहां लड़ाई हो रही है वो कितना बड़ा इलाका है म्यांमार का, ठीक है। अच्छा, और एथनिक ग्रुप्स बहुत सारे हैं, उनकी मैं डिटेल क्या बताऊं। सेकंड स्लाइड अगर हम देखें तो करन नेशनल लिबरेशन आर्मी, फिर कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, फिर अराकन आर्मी, फिर तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, फिर बहुत सारी तो आर्मी ये ग्रुप्स बने हुए हैं, इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों पे इनके कब्जा है। अच्छा, और ये जो है थर्ड अगर हम देखें तो 89 ग्रुप्स हैं, ठीक है, सिर्फ एक इलाके में जो कि सगियांग का रीजन है, सिर्फ वहां पर 89 सच ग्रुप्स हैं। मलेशियाज, ये पीपल्स डिफेंस फोर्सेस आपस में जो लड़ाई हो रही है और ये सारा हो रहा है। अब इशू ये है यहां पे ये है कि जो उनकी मिलिट्री जनता है, यानी जो फौज के हुक्मरान आ गए वहां पे। अच्छा, जो ऑपोजिशन है, यानी जो लड़ रहे हैं और जिनसे लड़ रहे हैं, दोनों चाइना के साथ है। तो चाइना ने इनके दरमियान पीस एग्रीमेंट करवाया था, वो खत्म हो गया, फिर लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। तो चाइना के ऊपर कोई खास इसका असर पड़ता नहीं है, इंडिया समझता है कि पड़ता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे उनको बांग्लादेश, ये देखिए हमारा काम है, देखें अपना एनालिसिस उनका होगा। उनका ख्याल ये था कि ये बांग्लादेश को जो है ये सेंट मार्टिन आइलैंड और ये जो भी किस्सा है तो कैसे होगा। 6 हफ्ते पहले आया था वो, उनके जो आर्मी चीफ हैं, 6 हफ्ते पहले आए, 6 हफ्ते में उन्होंने हसीना वाजिद मुजाहरे हुए, वो अवाम के साथ खड़े हुए, हसीना वाजिद बाहर। अच्छा, अब ये है कि हसीना वाजिद साहब बैठी हुई है इधर और ये पता नहीं क्या करेंगी वहाँ। तो लेकिन इशू ये है कि वहाँ पर तो एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चल रही है, चाइना दोनों के साथ है। अब इंडिया की कैलकुलेशन ये है, गालिबन मुझे शक है इनकी कैलकुलेशन कहीं ये तो नहीं है कि चाइना जो है वो अगर वहां पर अमेरिका जमहूरियत लाना चाह रहा है तो चाइना उसको रोकेगा नहीं, चाइना दोनों के साथ है। चाइना जो म्यांमार की अपोजिशन है उनके भी साथ है, इनके भी साथ है, तभी तो उन्होंने डील ब्रोकर करवाई थी दरमियान में, वो डील टूट गई थी, ठीक है। अच्छा, ये और मैं आपको ये बात यहाँ पे अभी आपको उसका रेफरेंस भी दे देता हूँ, ये डील जो है ये करवाई थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इनसे क्या गलती हुई है, ये वहां पर उनको पैसा देते रहे। 17 स्लाइड अगर देखें, इंडिया सप्लाइड 422 करोड़ वर्थ आर्म्स टू म्यांमार जनता, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। वॉइस ऑफ अमेरिका अभी पिछले हफ्ते, एज म्यांमार जनता लूजेस कंट्रोल चाइनाज इन्फ्लुएंस ग्रोज, ठीक है। और ये दक्कन हेरल्ड में कुछ अर्से पहले, अ न्यू फेडरल डेमोक्रेटिक म्यांमार इज इमर्जिंग, जनता
डेज आर नंबर्ड, इंडिया शुड स्टॉप सेलिंग वेपन्स टू इट। और हमारे प्यारे डोनाल्ड लू ने कुछ अर्से पहले कहा था, 19 स्लाइड कि उन्होंने कहा था कि यूएस ऑफिशियल्स वार्न इंडिया एंड बांग्लादेश, ये हसीना वाजिद के दौर में, ऑफ इंक्रीजिंग इंडो पैसिफिक इश्यूज। फॉरेन पॉलिसी कह रही है कि इज चाइना प्लेइंग बोथ साइड्स इन म्यांमार। बिल्कुल, चाइना के सबसे दोनों तरफ, चाइना का कोई असर नहीं पड़ेगा चाइना के ऊपर। और ये जो है ये अच्छा, अब चाइना का रोल कैसे मैं बता रहा हूँ कि 21st स्लाइड, ये मैं रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ क्योंकि अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो जरा इंपॉर्टेंट है। म्यांमार आर्म्ड ग्रुप एक्यूज जनता ऑफ ब्रेकिंग चाइना ब्रोकर्ड सीज फायर। सीज फायर चाइना ने ही करवाई थी, जो टूट गई और उसके बाद वहां लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। ये मिले हैं जनाब जाके वहां पे जमहूरियत पसंद लोगों से, अमेरिका की मुलाकात हुई है और चाइना जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट है म्यांमार, वो चाइना पे। ये म्यांमार का इतना बड़ा बॉर्डर है, ये जहन में रखें कि ये नॉन हिंदूज, ठीक है, ये मतलब हिंदू नहीं है ये, और ये बांग्लादेश और ये गोल्डन ट्रायंगल भी बीच में आता है और ये लड़ाई मार कुटाई हो रही है सारी। जैक सल्वन के भाई इनसे मिल रहे हैं। और आउटलुक मैगजीन आज का, मैं सिर्फ एक स्लाइड यहाँ दिखाऊं, एक चंद लंबे मिले, एक स्लाइड आउटलुक मैगजीन का, एक खुदारा खुद पढ़ लें, जो मैं बार बार मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि वहां नजर रखें, इंडिया वहां नजर के वहां गड़बड़ हो जाए। आउटलुक मैगजीन 13 स्लाइड। इन म्यांमार, इज इंडिया मेकिंग द सेम मिस्टेक इट डिड इन बांग्लादेश? वहां पर जमहूरियत की तहरीक चलने वाली है, धड़म तख्ता होकर जो जमहूरी हुकूमत आके बैठेगी वो सबसे पहले, वो जैसे मुजीबुर रहमान के वहां पर, और वो इनके तोड़ ताड़ के फेंक दिए उठा के। इनका ख्याल ये है कि चूंकि अमेरिकन कर रहे हैं सपोर्ट, तो इसलिए चाइना बचा लेगा, जैसे चाइना ने बांग्लादेश में बचा लिया हसीना वाजिद। वो चाइना पीपल टू पीपल, चाइना, ये एक थ्योरी है जो कि पनप रही है दरमियान में कि अमेरिकन क्यों मिले हैं म्यांमार की प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस से। एक तो मैंने आपको ये बताया था कल कि ये आर्कटिक का मसला फटा, ये जो यूक्रेन का मेन लैंड है, इससे इंपॉर्टेंट वो के ऊपर राज किसका होगा आर्कटिक ओशन में, जहां पे ऑयल है, जहां पे गैस है, जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। दूसरा ये है कि म्यांमार और बांग्लादेश और लाओस, इस तरफ की जो इश्यूज हैं, इन्होंने सारा चूंकि छोड़ के इधर ध्यान दिया हुआ है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या होगा, ओ भाई उधर जो है वो फिर भी बच्चे, छोटा बच्चा, पीछे तो देखो, पीछे पीछे मुड़ के देखो। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत डेवलप हो रही है। अब वक्फा लें, फिर उसकी बात करते हैं। एक बड़ा महाज वहाँ खुल रहा है और चंद दिनों में तवक्को कर सकते हैं कि म्यांमार और बांग्लादेश जो है ये वो साइड मजीद डिस्टेबलाइज होगी। हमारा काम एनालिसिस करना नहीं होगा तो बहुत अच्छा है, ना हो, हम चाहते हैं अमन सुकून रहे, लेकिन वहाँ पर ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं सारी। तो इनका ख्याल ये है कि चीन जी अमेरिका से लड़ेगा म्यांमार में, ऐसा नहीं होने जा रहा। जैक सल्लिवन जा रहे हैं, टॉम सल्लिवन के भाई जैक सल्लिवन चाइना जा रहे हैं। लास्ट टाइम वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल बंद करने का कहा गया है। हज़ारों मुलाजमीन में तशवीश के लहर दौड़। नहीं, बहुत अजीब फैसला है ये। उसकी वजह यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स तो इस पे लोग चले जाते हैं, इसी के थ्रू रिलीफ मिलती है। यानी मुझे नहीं पता कि ये फैसला किस पस मंजर में हुआ है, क्योंकि जब भी रिलीफ देनी होती है तो अब ये तो कहते नहीं है ना, हम कोई भी हुकूमत नहीं कह सकती कि जो फलाना दुकान पे इतने के पैसे की चीज़ मिल जाएगी, फलानी जगह इतनी मिल जाएगी। लेकिन यूटिलिटी स्टोर का जब कहते हैं तो वहाँ कंट्रोल होता है कि भाई यूटिलिटी स्टोर में इतने का दस्तयाब है आटा और चीनी। अगर उसको बंद कर रहे हैं तो और कुछ ऐसी नहीं है चीज़ें मुल्क में जिनको बंद किया जाए। मतलब यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करना ये तो बड़ी एक तशवीशनाक सी बात है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गौर होगा और ये फिर बनते नहीं है। एक दफ़ा हो जाए ना, इसकी इस तरह की स्कीम शुरू हो जाए, किस गवर्नमेंट ने बनाई थी, कैसे बनाई थी, क्या था, अब चलने दें यूटिलिटी स्टोर्स को। लेकिन ये कि वो स्टोर बंद कर रहे हैं उसको, भाई अगर मर्ज करना है किसी और वजारत के साथ तो उसको मर्ज कर दें। स्टोर्स पे तो अवाम बहुत बड़ी और मैंने आपसे कहा ना, रिलीफ नहीं मिलती है। आप ये कह नहीं सकते जी फलाना सुपर मार्केट के अंदर इतने की चीज़ मिलेगी, वो तो सुपर मार्केट वाले की मर्जी है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू हुकूमतें जो है वो रिलीफ देती हैं। तो ये बस बड़ी अजीब सी बात लगी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला हुआ है। असल में बात सारी ये है कि देखें, एक जो है ना रुका सा हुआ है, यानी इसमें कोई कुछ
इतने आप देखें कि दुनिया में रीजन्स में क्या हो रहा है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी डिस्कस हो रही हैं, 20 साल 30 साल। आज जो आप फैसला करेंगे बतौर रियासत, वो शायद अगली पूरी सदी तक वही चलेगा सिस्टम, क्योंकि पूरे पूरे ऑर्डर्स बन रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं। उसमें ये जो है ना, हम क्या एक मामलात को बदकिस्मती के साथ अंदर लेके बैठ गए मुल्क के। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं उसके नतीजे में, कभी वो इंटरनेट बंद हो जाता है, वो फ्रीलांस जो काम बच्चे कर रहे हैं दुनिया भर में, वो जो है उनके, और वो सिर्फ नौजवान ही नहीं कर रहे, उसमें ख़वातीन, बैंक्स, उसमें अदारे, आजकल तो है ही दौर कनेक्टिविटी का। उसमें आप इंटरनेट बंद हो गया, पता किसी को कुछ नहीं है। और मतलब है कि वो एक होता है ना, अब ये आज जैसे वाकया हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जी एक तबादला हो गया, एक मुअत्तल हो गया पुलिस वाला, अच्छा जी लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो क्या करना है भाई वहाँ पे, और डबल सवारी पे पाबंदी लगा दो। वो जैसे होता है हमेशा 144 लगा दो, ये लगा दो। इस तरह से नहीं चलता है। एक माशरा होता है ना स्टेबल, जहाँ पे वो नहीं हो पा रहा। और वो जो है वो उसको करना ऐसा है कि आप उसमें एक स्टेबिलिटी लाएं, लेकिन उसमें लोग चूंकि ऐसे बैठे हुए मुख्तलिफ जगहों पे, माफिया, अब तो ये लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल हुआ है ना, माफियाज। तो माफिया जो है वो तो बहुत सारी, माफिया में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो उसमें तो आप देखें शुगर की फिर परमिशन ले रहे हैं लोग बाहर जाने की, IPPs को वो बंद नहीं होने दे रहे। सारे मुआहदे भी आ गए थे सामने, सब कुछ हो गया था। हाफिज नईम तो इस्लामाबाद तक आ गए थे, वो उसको कुछ नहीं होने दे रहे। उसके बाद ये पुलिस शहीद हो गए, पुलिस के जवान, ये 1 दिन की 2 दिन की खबर, कल कुछ और डिस्कस हो रहा होगा। तो ये जो है ये बड़ा एक ऐसी जगह पे हम खड़े हैं कि ज़्यादा अरसे ये इस तरह चल नहीं सकता। मैंने आपसे कहा ना कि आसपास के लोग, जो दुनिया है वो इतनी, अब ये जैसे इशू है, ये बिल्कुल गलत एनालिसिस भी हो सकता है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है, लेकिन एनालिसिस ये है। मैं जो बात एक और बहुत अरसे से, मैं कुछ 3-4 साल से बात कह रहा हूँ कि मुझे बताएं कि क्या चाइना के साथ फटा हुआ तो अमेरिका लड़ेगा कि इंडिया के बिहाफ पे? इंडिया ने अपने सारे टोकरे जो हैं वो डाले हुए हैं अमेरिका के उसमें। ये क्वाड, ये ऑक्स अननेचुरल है ये, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी शेयर हो और ये हो। मैं एक तवील अरसे से बात कर रहा हूँ। बहरहाल अब इशू ये है कि अब ये अचानक जो है ये वहाँ पे तलवा निकले। अब उसमें अमेरिका था नहीं था, चाइना था नहीं था, एक चीज़ पनप रही थी, एक चीज़ थी, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, रॉयटर्स ने आज ये, मैं आप देख लें 11वीं स्लाइड, रॉयटर्स कह रहा है कि म्यांमार के ओपोजिशन से मिले और उनको जो सपोर्ट उन्होंने अमेरिका ने कर दी, ठीक है। और ये 11वीं स्लाइड है। अब म्यांमार की अपोजिशन से मिले कौन? जैक सलिवन के भाई। मैंने कहा ना टॉम सलिवन, उसमें आप देखेंगे तो अपोजिशन से मिले। अच्छा, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि वहाँ पे वो, और ऑलरेडी उनके पास है, मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास मौजूद है। और चाइना के ज़ाहिर प्रोजेक्ट वहाँ पे सरमायाकारी, इसको उसको वो कुछ भी नहीं करेंगे। अमेरिका तो, मैंने आपसे कहा ना, जैक सलिवन तो चाइना जा रहे हैं, चाइना जाके वो बाइडेन का एक मीटिंग अरेंज करवानी है शी जिनपिंग से। अब मुझे बताएं कि ये जो रियासतें हैं सारी, ठीक है, ये वो रियासतें हैं जो, एक तो बांग्लादेश तो एक तवील अरसा, ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ जमहूरियत या वहाँ पे हसीना वाजिद है, उन्होंने चुन चुन के उन सारी यानी निशानात को उन्होंने ख़त्म किया है वहाँ पे लोगों ने जिनका ताल्लुक इंडिया से था, ठीक है। इंदिरा गांधी का नाम लिखा हुआ था कि किसी का, उन्होंने उसको निशाना बनाया है। अब मुझे बताएं कि ये चीज़ जो म्यांमार में हो रही है, और कब से ये मणिपुर का इशू चल रहा है। ये इशू जब शुरू हुआ था तो उस वक्त इस प्रोग्राम में भी मैं डिस्कस करता था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये मणिपुर को जाके, इनकी अपनी रियासत है, अपना मुल्क है, जाके वहाँ पे ये बीजेपी के लोगों को भेज के और आरएसएस के लोगों को भेज के, बीजेपी में बड़े यानी सारे के सारे वो एक जहन के नहीं है, बड़े बैलेंस लोग भी हैं बीजेपी में, लेकिन जो आरएसएस और इस तरह के लोग तो मार दो, मर जाओ, ये कर दो, वो उन्होंने जाके वो वहाँ आग भड़काई, वो 2-4 लोगों को सस्पेंड करके आगे पीछे कमेटीज वो निकल गए वहाँ पे। वो जो सेपरेटिस्ट थे वो आगे निकल, साथ ही बांग्लादेश, साथ ही म्यांमार, अमेरिका और तो चाइना पीछे। चाइना बिल्कुल अलग है इस मामले से। अमेरिका ने म्यांमार में जमहूरियत लाने का फैसला कर लिया। अच्छा, अब मसला ये है, फैसला कर लिए नहीं, सपोर्ट कर दिया ना उनको, और टॉम सलिवन ने की। और ये जो दूसरा नाम है ना, अगर दोबारा हम देखें इसको, 12th स्लाइड को देखें दोबारा,
ये अगर हम दिखा सकें तो इसमें जो दूसरी शख्सियत है ना, जो माइकल शेफर जो हैं वो हैं जो कि पेंटागन में रहे इससे पहले, ठीक है ना, और अब वो वहाँ पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि यूएसएड को देख रहे हैं, लेकिन पहले पेंटागन में रहे। इशू ये है सारा कि ये यहाँ पर आप सिर्फ ज्योग्राफी देखें, सिर्फ ज्योग्राफी देखें और मुझे ये बताएं कि वहाँ पर वो हुकूमत आ रही है जिस हुकूमत, यानी वो जमहूरियत पसंद लोग आ रहे हैं, ठीक है, जो पहले ही वहां पर बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर चुके हैं और जिनके अगेंस्ट जो कुव्वत थी, यानी वहां की जो हसीना वाजिद हैं अगर म्यांमार की, तो उनको ये असला दे रहे हैं, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। और जो जमहूरियत पसंद लोग वहां से उठ के आ रहे हैं जिन्होंने अमेरिका से भी मुलाकात की है, ठीक है, तो वो अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और जगह देखें आप, यहां पे बांग्लादेश है, यहां पे म्यांमार है, दरमियान में ये रियासतें हैं। और सारी बात छोड़ दें आप ये देखें कि हमारे वहां पर ये जो अफगानिस्तान से जब ये प्रॉपर क्लोजर, जो मैं कहता हूँ क्लोजर नहीं हो सका, मामला वो अजीब तरह से हो गया आखिर में, क्योंकि जिस तरह वो निकले हैं सारे, यहाँ से एग्जिट हुआ है, मतलब साइगोन के बाद ये दूसरे मनाजिर में नजर आए थे, तो हज़ारों या लाखों लोग आ गए यहाँ से, वहाँ से यहाँ। लेकिन मुझे और गलत हुआ, उस पर आज तक हम कंडेम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में दहशत गर्दी का हम जिम्मेदार। लेकिन उस वक्त मुझे बताएं कि मशीन गन लेके बमों से उड़ा देते जो लोग वहाँ से आ रहे थे, कोई पॉलिसी नहीं, अचानक हुआ ना, उसके बाद गलती थी, जो भी कुछ हुआ हम उसको निपटा रहे हैं जैसे तैसे करके। लेकिन वो उधर से 1000 हिंदू आ रहे थे तो इन्होंने उनको रोक दिया। ओ भाई आप क्या करते हैं, अभी तो रोहिंग्या ने आना है, अभी तो म्यांमार के साथ, अभी तो वहां से रोहिंग्या मुसलमानों ने एंटर होना है। ये आप आने वाले दिनों में देखिएगा, ये नहीं कि मेरे कहने से होना है, आप जरा सी ज्योग्राफी और जरा से उस खत्ते के हालात को देखें तो वहां तो अभी एक अच्छा खासा रौला पड़ना है उस तरफ। हम तो देखें, बहुत टेररिज्म पाकिस्तान में हुआ है, बर्दाश्त पाकिस्तानियों ने किया है, पूरे यहाँ पे तो 250-250, 300 लोग एक दिन में जो है वो शहीद हो जाते थे जब ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर यहाँ पे जो बैठे हुए थे अमेरिकन और नेटो फोर्सेस। तो यहाँ पे मंगल बाग ग्रुप तो क्रिमिनल्स है, ये जैसे ये कच्चे के डाकू टाइप, ये वही करेक्टर्स हैं सारे। अब मसला ये कि अफगानिस्तान की सॉइल वहाँ पर जो हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, लेकिन हमने तो मतलब भुगता है ना टेररिज्म। ये उधर से 1000 बंदा जो हिंदू आए हैं, बीजेपी की हुकूमत है, उनको ने अंदर आने दिया। अभी तो इतने लोगों ने आना है, और अभी जहन में रखें आने वाले दिनों में रोहिंग्या मुसलमान एंटर होंगे, ये बांग्लादेश, और यहाँ पे बांग्लादेश उनको इधर भेजेगा, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर, और फिर एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। वो वहाँ पे पता नहीं खुदा जाने कोई दाइश बनती है, कोई क्या बनता है, ये उस तरफ नहीं देख रहे, या कोई वहाँ पे कुकू लैंड बनता है, वो क्या बनता है खुदा जाने। वो इतना डिस्टेबलाइज हो गया है वो खित्ता कि उसमें मतलब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे लेके चल रहे हैं। और ये जाके जप्पी मार रहे हैं वो, मतलब अमेरिका मतलब खुद इंडिपेंडेंट करें ना, क्या इस वक्त पीस, मोदी सरकार पीस करवाएगी यूक्रेन और रशिया के दरमियान। ये उन इलाकों पे नज़र रखें जहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं एक्चुअली। देखिए ना कैसे बांग्लादेश के अंदर जो है वो हसीना वाजिद को ऊपर आपने कि नहीं हसीना वाजिद को बस करते जाते हैं, नीचे मारते जाए लोगों को, ऐसा नहीं होता। उठे स्टूडेंट्स, उन्होंने तख्ता उलट दिया उसका हसीना वाजिद। तो ये अब म्यांमार के अंदर हो रहा है, और मेरा ख्याल से ये बाकी जगहों पर आने वाले दिनों में उस तरफ वो जो इलाके हैं एक्ट ईस्ट और जो लुक ईस्ट और ये सारा जो था ना, ये सारा मामला ख़राब हो रहा है। नज़र रखें, हमारा काम है ये मशवरा देना कि नज़र रखें वहाँ पे। मुझे नहीं पता कि हमारी आवाज़ वहाँ तो पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, लेकिन बराए करम इंडिया जो है नज़र रखे वहाँ पर इनके प्रॉब्लम्स पैदा होने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।